नमस्कार, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं महिला सुपरवाइजर के लिए, दूसरा वीडियो। आज चर्चा करेंगे बाल विकास परियोजना के संबंध में, समेकित बाल विकास परियोजना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। प्रारंभ में एकीकृत बाल विकास सेवाएं लाई गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना लाया गया था बच्चों के स्वास्थ्य विकास में कुपोषण दर को दूर करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 22 अगस्त 1974 को राष्ट्रीय बाल विकास नीति अपनाई गई। 22 अगस्त 1974, ध्यान दीजिए। इसका उद्देश्य था बच्चों के विकास तथा भरण पोषण में वृद्धि करना। ठीक है, बच्चों के विकास, उनके भरण पोषण, साथ ही साथ उनको जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक चीजें हैं, उनको उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय बाल विकास नीति अपनाई गई। इस नीति के तहत बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि घोषित की गई। ठीक है, अर्थात किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है, अब उसे सरकार की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी हम उठाते हैं। ठीक है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित सेवा हो, चाहे उनके विकास से संबंधित सेवा है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार ले रही है राष्ट्रीय बाल नीति के तहत। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि घोषित की है और राज्यों को दायित्व दिया है कि बच्चों को जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भी आवश्यक सामग्री है, वो उपलब्ध कराएं। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी की 106वीं जयंती पर, महात्मा गांधी की 106वीं जयंती पर भारत सरकार के द्वारा, यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, तो भारत सरकार के द्वारा 33 विकास खंड में 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से समेकित बाल विकास परियोजना, ठीक है, 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ किया गया। पूरे भारत में समेकित बाल विकास परियोजना हेतु 100% फंडिंग, 100% वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार द्वारा किया गया। जब 2 अक्टूबर 1975 में इस योजना को प्रारंभ किया गया तो पूर्णतः फंडिंग केंद्र सरकार करती थी। क्लियर है। 1 अप्रैल 2009 से इसमें संशोधन किया गया। 1 अप्रैल 2009 से इसमें संशोधन किया गया और विश्व बैंक से कर्ज लिया गया, सहायता लिया गया। विश्व बैंक से जब सहायता लिया गया तो ऐसे योजना जो पूर्णतः विश्व बैंक के सहयोग से चलाए गए, विश्व बैंक के सहयोग से चलाए गए, उसमें केंद्र और राज्य के बीच में 90:10 था। 90:10, 90% केंद्र फंडिंग करती थी, 10% राज्य। किंतु 2009 के पश्चात ये समेकित बाल विकास परियोजना में केंद्र और राज्य के बीच में रेशियो केंद्र के द्वारा 25% और राज्य सरकार के द्वारा 75% वित्तीय अंशदान निर्धारित किया गया। क्लियर है। तो वर्तमान में समेकित बाल विकास या एकीकृत बाल विकास सेवाओं पर केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय अंशदान कितना है, तो 25:75, यानी 25% केंद्र सरकार देगी और 75%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, नवंबर 2022 तक देश में कितनी संस्थाएं कार्यरत है बच्चों के विकास से संबंधित संस्थाएं, आंगनबाड़ी हो, चाहे बाल विकास परियोजना हो, चाहे मिनी आंगनबाड़ी हो। ठीक है, नवंबर 2022 तक के एग्जाम में यही तक का डाटा पूछा जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में और कोई नया डाटा आया नहीं है। ठीक है,
तो नवंबर 2022 तक देश में 7076 बाल विकास परियोजनाएं कार्यरत है पूरे भारत में। इसके अलावा 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। अब 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र भारत में है तो छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में 46,140। ठीक है, भारत में 14 लाख, छत्तीसगढ़ में 46,140 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित। क्लियर है? अब मान लीजिए भारत में 7076 बाल विकास परियोजना है तो छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या कितनी देखने को मिल रही है? 220। ठीक है, 7076 बाल विकास परियोजना भारत में है और छत्तीसगढ़ में 220 बाल विकास परियोजनाएं कार्यरत हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है, इसको तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है। 146 विकास खंड में 220 बाल विकास परियोजना संस्था है, कार्यरत है। 220 बाल विकास परियोजना में 105 ग्रामीण क्षेत्र में और 15 शहरी क्षेत्र में। ठीक है, 220 बाल विकास परियोजना है जिसमें 205 ग्रामीण क्षेत्र और 15 शहरी क्षेत्र में। क्लियर है? आगे देखिए, 205 बाल विकास परियोजना जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रही है उसमें 121 पूर्णतः ट्राइबल में है। ठीक है, 121 पूर्णतः ट्राइबल में है, जबकि 84 ग्रामीण या नॉन ट्राइबल एरिया में है। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, आंगनबाड़ी की बात करें तो आंगनबाड़ी को हम दो प्रकार से रख सकते हैं, एक आंगनबाड़ी केंद्र और दूसरा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या छत्तीसगढ़ में 46,140 है, 46,140, जबकि स्वीकृति मिली हुई है 46,660 की। वर्तमान में कार्यरत है, संचालित है 46,140 और स्वीकृति मिली से 46,660, अर्थात 99% संचालित है। क्लियर? आगे देखिए, मिनी आंगनबाड़ी की बात करें तो मिनी आंगनबाड़ी वर्तमान में 5,654 संचालित है, कार्यरत है, जबकि स्वीकृति मिली हुई थी 5,814। 5,814 मिनी आंगनबाड़ी की स्वीकृति मिली हुई है, जिसमें 5,654 कार्यरत है। यह 97% कार्यरत है, संचालित है। क्लियर है? तो वर्तमान में देखिए, नवंबर 2022 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति। ठीक है, तो 46,140 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जबकि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है पूरे 5,654। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समेकित बाल विकास योजना के उद्देश्य। यह योजना लाया गया था 1974 में। 1974 में जो योजना लाया गया था वो कुछ उद्देश्य को लेकर बनाया गया था। जैसे 5 उद्देश्य मुख्य रूप से लिए गए थे, जिसमें पहला उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण व, ठीक है, ध्यान दीजिए, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, है ना। ज्यादातर 1975 की स्थिति देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास मेडिकल सुविधा नहीं थी। तो मेडिकल सुविधा नहीं होने के कारण और गरीबी के कारण लोग संस्थागत प्रसव नहीं कराते थे, घर में ही डिलीवरी हो जाती थी। तो उस समय मृत्यु दर अधिक थी। तो उसमें काबू पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए संस्थागत प्रसव को वर्तमान में बढ़ावा दिया गया है। तो केंद्र सरकार पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उद्देश्य लेकर के चला कि समेकित बाल विकास योजना को सफल बनाना है। क्लियर है? चलिए दूसरा, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास। कुछ बच्चे मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं, कुछ बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर रहते हैं, एकदम ऐसे हिले वाला, और कुछ लोग सामाजिक रूप से। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक, जैसे आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे आंगनबाड़ी में जाएंगे, खाना खाते रहते, तो खाना खाते समय थाली से नीचे गिरेगा तो भी एकदम आसानी से खा लेते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता है। ठीक है, छिट छिट के खाना, इधर उधर फेंक फाक के,
ठीक है। दूसरा, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और कुछ सामाजिक रूप से कमजोर होते हैं। तो इसको ध्यान में रखा गया कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास सही तरीके से हो। बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु नीति निर्धारण करना, बच्चों के विकास से संबंधित नीतियां बनाना, जैसे आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण एवं बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। ठीक है। तो प्रारंभ में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, डिलीवरी के समय बहुत सारी माताएं मृत्यु का शिकार हो जाती थी। ठीक है। तो कुछ डिलीवरी के बाद बच्चों की ही मृत्यु हो जाती थी, सही मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण। और दोनों ठीक है तो बच्चे कुपोषित जन्म लेते थे, पोलियो ग्रसित हो जाते थे या अन्य बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते थे। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखा गया, समेकित बाल विकास योजना में इसको फोकस किया गया कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुपोषण को कमी करना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, स्कूल जाते हैं, अचानक से पेट दर्द चालू हो गया, स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं। तो धीरे धीरे प्रवृत्ति आ जाती है कि स्कूल ही जाना बंद कर देते हैं कि स्कूल जाने से ही मेरे की समस्या होता है, ऐसी धारणा बन जाती है। ठीक है। तो बीच में स्कूल छोड़ने में कमी लाना। सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास, स्वास्थ्य में ध्यान देना है, उनके पोषण में पूरक पोषण देना है, साथ ही साथ उनके विकास संबंधी आवश्यकता, बच्चों के बेहतर विकास होने के लिए उस टाइप का पर्यावरण डेवलप करना, इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है। तो देखभाल के लिए माताओं की क्षमता में विकास करना। ठीक है। यदि माताओं की क्षमता, माता ही स्वस्थ रहेंगी तो बच्चों को भी स्वस्थ रखेंगी, है ना। माता शिक्षित रहेगी तो बेहतर ढंग से देख रेख कर सकता है, उनकी जो निश्चित आवश्यकता है कि बच्चे को किस अनुपात में भोजन देना है, किस अनुपात में आहार देना है, तो ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पहले माताओं की क्षमता में विकास करेंगे, और माताओं की क्षमता में विकास होगी, उनको सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे, तो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और जो विकास के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। क्लियर है। तो समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य से लेकर यह योजना प्रारंभ किया गया था। क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समेकित बाल विकास योजना के द्वारा, समेकित बाल विकास योजना के द्वारा जो सुविधाएं, सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो यह योजना एक निश्चित उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई। ठीक है। कुछ उद्देश्य लेकर के समेकित बाल विकास सेवा प्रारंभ की गई। तो यह 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें ध्यान दीजिए, नियमित स्वास्थ्य जांच होना चाहिए, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा, और साथ ही साथ शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ये 6 प्रकार के उद्देश्य से लेकर के समेकित बाल विकास योजना प्रारंभ की गई। इनके द्वारा 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है। ध्यान दीजिए। तो स्वास्थ्य जांच, किसका किसका स्वास्थ्य जांच होना चाहिए। ठीक है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, स्वास्थ्य जांच। किसका किसका स्वास्थ्य जांच होना चाहिए, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं या शिशुवती महिलाएं जिनका छोटा बच्चा है, ठीक है, किशोरी बालिकाएं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच होना चाहिए। ठीक है। संदर्भ सेवा, तो गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं या धात्री महिलाएं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो गंभीर रूप से कुपोषित हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए संदर्भ सेवा प्रारंभ की गई है। ये इनका निश्चित उद्देश्य है। पूरक पोषाहार, तो पूरक पोषाहार की सुविधा किसको किसको प्रदान की जाएगी, तो ध्यान दीजिए, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती या धात्री महिलाएं और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों में पूरक पोषाहार की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है।
क्योंकि 0 से 6 वर्ष तक बच्चा है, 0 से 6 माह तक का बच्चा है तो कुछ खाएगा नहीं, उसको तो फीडिंग की आवश्यकता है, माता की दूध चाहिए रहेगा। ठीक है, तो जब 6 माह से अधिक हो जाता है तो उनके लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से ये सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरक पोषण मिलता है। ठीक है, मेनू के आधार पर खाने की व्यवस्था की जाती है। शिशुवती महिलाएं हैं तो इनको कुछ सुविधाएं आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रदान की जाती है। क्लियर है? तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे जिनको आंगनबाड़ी में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला उद्देश्य है टीकाकरण। 1975 के पहले जब समेकित बाल विकास सेवाएं चालू नहीं हुई थी तो हमारे देश में मृत्यु दर बहुत अधिक थी, क्योंकि उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती थी, ना ही संस्थागत प्रसव की व्यवस्था था। आज भी छत्तीसगढ़ में विभिन्न जनजातियां हैं, वो जनजाति के लिए एक जनजातियों के द्वारा प्रसव कराने के लिए एक निश्चित गृह बना देते हैं। अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं पर वेंडू कुरमा कहते हैं जनजाति में, तो वेंडू कुरमा एक निश्चित प्रसव गृह होता है जहां हॉस्पिटल में ना जाकर के वहीं धाय माँ बोलते हैं या सुहीन दाई के माध्यम से प्रसव कराते, तो उसको कमी लाने के लिए संस्थागत प्रसव और इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी संचालित की गई है ना। उनको आकर्षित करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। क्लियर है? चलिए, तो टीकाकरण गर्भवती महिलाएं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नियमित टीकाकरण वैक्सीनेशन कराया जाएगा। जो भी वैक्सीन रहेगी, चाहे पोलियो से संबंधित हो या अन्य कोई टीकाकरण हो, उसे प्रारंभ में ही टीका लगा दिया जाएगा, वैक्सीनेशन करा लिया जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा, तो ये अगला उद्देश्य है। गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और किशोरी बालिकाएं। ठीक है, ध्यान रहेगा, गर्भवती महिलाएं, धात्री या शिशुवती माताएं, किशोरी बालिकाएं और 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को, 15 से 45 वर्ष तक के महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं उसकी शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये उद्देश्य लेकर चले। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, यह भी एक निश्चित उद्देश्य में शामिल है। तो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के समस्त बच्चों को, है ना, अब यहाँ पर केवल लड़कियों को ही शिक्षा दिया जाएगा ऐसा नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। क्या होना चाहिए? 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में यदि उनकी आयु है तो ऐसे समस्त बच्चों को औपचारिक शिक्षा दिया जाएगा आंगनबाड़ी में, है ना। तुतला भाषा में पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को। क्लियर है? उसके बाद क्लास 1 में जाएंगे तो असली पढ़ाई चालू होगी, उद्दंडता। ठीक है, चलिए अगला, हितग्राहीवार सेवाएं। हितग्राहीवार सेवाएं, तो बाल विकास परियोजना के अंतर्गत हितग्राहियों को क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती है। देखिए, पहला, हितग्राही कौन होगा? गर्भवती महिला और शिशुवती माताएं, यही हितग्राही होगी ना, है ना। एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत हितग्राही कौन होंगे? गर्भवती महिला और धात्री महिलाएं। तो इनको कौन कौन सी सेवा दी जाएगी इस योजना के तहत? तो नियमित स्वास्थ्य जांच होना चाहिए, संदर्भ सेवाएं जिसमें गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएंगे, पूरक पोषाहार मेनू के आधार पर खाना दिया जाएगा और पोषण एवं स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाएगी और गर्भवती महिलाओं को टिटनेस की टीका लगाया जाएगा। ठीक है, तो गर्भवती महिलाएं एवं धात्री महिलाओं को यह 5 प्रकार की नियमित सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यदि बच्चा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का बच्चा है, तो उसको नियमित टीकाकरण, जो भी टीका प्रदान की जाती है, टीका लगाया जाता है आंगनबाड़ी के माध्यम से, टीका लगाया जाएगा। संदर्भ सेवा, गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार है तो उसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य जांच, नियमित स्वास्थ्य जांच होना चाहिए। पूरक पोषाहार मेनू के आधार पर भोजन, गर्म स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीच में अमृत दूध
प्रारंभ किया गया था, दूध पिलाया जाता था ना बच्चों को, ठीक है। अभी हलवा खिलाया जाता है ना, मूंगफली, गुड़ है, इस टाइप का पोषाहार दिया जाता है। साथ ही साथ शाला पूर्व औपचारिक शिक्षा, शाला पूर्व औपचारिक शिक्षा, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। 6 वर्ष के पश्चात ऑटोमेटिक उनका ट्रांसफर क्लास 1 में कर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हितग्राही वार सेवाएं। अगला 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। अगला हितग्राही कौन होगा? 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे, है ना। 2 हितग्राही देखे, ये तीसरे नंबर के हितग्राही कौन बनेगा? 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जिसमें नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा और पूरक पोषाहार विशेष ध्यान दिया जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 3 वर्ष से कम है तो उस बीच में जो भी टीकाकरण लगाया जाता है वो नियमित लगाना चाहिए, कार्ड बनाए रहते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, संदर्भ सेवा उपलब्ध होना चाहिए और पूरक पोषाहार, ठीक है। किशोरी बालिकाएं 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक की बालिकाएं, ठीक है, बालक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। किशोरी बालिकाएं, किशोरी बालिकाएं ध्यान दीजिए। नियमित स्वास्थ्य जांच होना चाहिए, पोषण एवं स्वास्थ्य की शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, साथ ही साथ गर्भ गृहस्थी की कुशलताएं, है ना। 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में कुछ कौशल से संबंधित शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है, चाहे सिलाई कढ़ाई हो, चाहे अन्य कोई स्किल वह दिया जाएगा किशोरी बालिकाओं को, ताकि आगे बेहतर जीवन यापन कर सके। अगला जो हितग्राही होगा 15 वर्ष से 45 वर्ष की आयु का, ठीक है। 15 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु की महिलाएं जिनके पोषण एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा 15 से 45 वर्ष तक की आयु की महिलाएं हैं, तो ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये हितग्राहियों के विशेष सेवाएं हैं। जो 5 प्रकार के हितग्राही हैं उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी, जिसका भारत सरकार के द्वारा 1974 में लागू किया गया था, ठीक है। वर्तमान में देखिए छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्तमान में कितनी संस्थाएं कार्यरत है उसके संबंध में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये करंट क्या है, तो ये फैक्ट पूछेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ तो डाटा रहेंगे, डाटा में अब सुपरवाइजर बने हुए हैं, आंगनबाड़ी की संख्या नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 46,140 है। आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 46,140, जबकि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 5,654, ठीक है। एकीकृत बाल विकास परियोजना 220 है, एकीकृत बाल विकास परियोजना की संख्या 220, जबकि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय की संख्या 33 है। 33 जिला, 33 कार्यालय, ठीक है। 46,140 आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 लाख हितग्राही दर्ज हैं, जिनको सुविधाएं दिया जाना है। उसकी संख्या कितनी है, तो 27 लाख है, ये हितग्राही है। जबकि वर्तमान में लाभान्वित हुए हैं 23,43,000 हितग्राही। 23,43,000 हितग्राही ये लाभान्वित हो चुके हैं, लाभ ले चुके हैं या लाभ ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 नारी निकेतन है। छत्तीसगढ़ में नारी निकेतन की संख्या 3। तो ये वर्तमान का डाटा है। यदि फैक्चुअल पूछा जाता है तो इस टाइप के फैक्ट आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो डाटा है वो हमने देख लिए। इसके पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.2, ठीक है। तो आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं
तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए और कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ PDF, तो आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जोहार। वीडियो कैसा लगता है बिल्कुल कमेंट कीजिएगा।